नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करेला में छात्रों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। छात्रों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि शिक्षक डॉक्टर दशरथ साकेत द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है। यह मामला आधा दर्जन से अधिक छात्रों की ओर से उठाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सी सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आ गया है और जल्द ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि छात्रों की सुरक्षा और उनके धर्म के अधिकार की पूरी रक्षा की जाएगी। मामला शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा होने के कारण गंभीर माना जा रहा है। सिंगरौली से अमित पांडे की रिपोर्ट। नगर पालिका चुनावों को लेकर प्रभाग क्रमांक 1 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से दिलीप देशमुख और छाया ताई गबने ने दावेदारी की है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रत्याशियों को जनता का मजबूत समर्थन मिलता नजर आ रहा है। दिलीप देशमुख ने कहा कि जीत के बाद वे जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे और नाली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं का तुरंत समाधान करवाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो जनता के हित में आंदोलन भी करेंगे। वहीं उम्मीदवार छाया ताई गबने ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए बताया कि जीत के बाद वे एनजीओ के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगी ताकि आर्थिक रूप से वे आत्मनिर्भर बन सके। भंडारा से हंस राज की रिपोर्ट। समस्या रखडलेल्या आहेत, बरेच कामं रखडलेली आहेत, जे नाली असो, लाईट असो किंवा पाणी असो किंवा लोकांच्या बऱ्याचशा समस्या आहेत, त्या समस्या सोडवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करीन। जर आमची पार्टी मेजॉरिटी मध्ये आली तर पूर्ण प्रयास नाही, पूर्ण हिमतीने काम करीन। जर आमची पार्टी अगर याच्यात नाही आली बहुमतात तर मी पूर्ण प्रयत्न करीन। जर कामं नाही झाली तर त्या नगर परिषदच्या सामने जन आंदोलन करीन। आपल्या नगरातल्या लोकांना नेऊन रोड रस्त्यावर झोपेन, पण आपल्या नगराचे सर्व काम करण्याची मी जिम्मेदारी घेईन। महिलांसाठी म्हणजे मला एनजीओ तर्फे खूप सारे कामं आणायचे आहेत की ज्यांना घरी बसल्या त्यांना कामं मिळतील अशा प्रकारे मला प्रयत्न करणे आहे। आणि त्याचबरोबर त्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत, त्यांच्या म्हणजे घरेलू समस्या असतील किंवा आणखी कोणत्याही समस्या असतील तर त्यांचे मी पूर्णपणे निराकरण करण्याचा मी पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे। समस्या रखडलेली आहेत, बरेच कामं रखडलेली आहेत, जे नाली असो, लाईट असो। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने पूर्व मंत्री परिणय फूके पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता के दौरान पत्र देकर जल पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगवाई, जबकि इस अवधि में किसी सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता। भोंडेकर ने कहा कि जनता स्पष्ट रूप से देख रही है कि विकास कौन कर रहा है और उसे रोक कौन रहा है। आक्रामक लहजे में भोंडेकर ने फूके को भंडारा के लिए श्राप बताया और कहा कि उनकी राजनीति जनता का नुकसान कर रही है। उन्होंने यह भी चुनौती दी कि यदि फूके भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। बयान को और तीखा करते हुए भोंडेकर ने कहा, अब इस मोकाट सांड को रोकना ही पड़ेगा। इस बयान के बाद भंडारा की राजनीतिक गर्माहट और बढ़ गई। भंडारा से हंस राज की रिपोर्ट। मी बघितलं का परिणय फुके यांनी एक पत्र दिलं आहे आणि त्या पत्रामध्ये सांगितलं की हे सगळे काम अनधिकृत आहेत, हे आहे, ते आहे, कसं आहे आणि त्यांनी ते कामाला स्थगिती मुख्यमंत्री साहेबांच्याकडून मागितले आणि त्या दबाव टाकून अधिकाऱ्यांकडून सगळं पत्र काढून आलं। तेव्हा की आता आचारसंहिता आहे, आचारसंहितेमध्ये हे सगळं दबाव तंत्र वापरता येत नाही, शासकीय यंत्रणा वापरता येत नाही, परंतु त्यांनी वापरलं आणि हे काम बंद करण्याचा भाग पाडताय। हे जनतेला दिसतंय आता की काम करणारे कोण आहे आणि काम बंद करणारे कोण आहेत। आता ते वेगवेगळ्या पद्धतीने ते चौकशी होऊ दे, मला त्याच्यात काही हे नाहीये। जो चोर असेल तो डरेल, आमचा काही विषय नाही त्याच्यात, परंतु ह्या पद्धतीने ते काम बंद करतात। एक रस्ता बंद केला, रस्ता थांबवले, मग आता जलपर्यटन थांबवले, उद्या भंडारा चौपाटी थांबवेल, खाम तलाव थांबवतील, सागर तलाव थांबवतील। ह्या सगळ्या पद्धतीने यांची मानसिकता दिसते की ह्या पार्सल भंडारासाठी श्राप आहे। पहिले त्यांनी भाजप संपवलं, आता भंडारा शहराच्या लोकांना संपवण्यासाठी सगळ्या भंडारा। शहर में बढ़ते सूखे नशे के उपयोग को लेकर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार दोपहर बड़ी कार्यवाही की। सीएसपी एचआर
पांडे के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका की टीम ने शहर की कई पान व गुटखा दुकानों पर दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में सूखा नशा, अमानक सिगरेट और गोगो पाउच बरामद किए गए। कार्यवाही के दौरान पुलिस भी बरामद सामग्री देख हैरान रह गई, क्योंकि इनमें से अधिकांश नशे व उपयोग युवा वर्ग कर रहा था। कार्यवाही में एडिशनल एसपी सुजीत सिंह भदौरिया भी शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि करीब 40,000 रुपए से अधिक का चालान किया गया है और 5 से अधिक दुकानों से अवैध सामग्री जब्त की गई है। स्कूल के पास 2 दिन पहले बड़ी मात्रा में नशे के पैकेट मिलने के बाद यह कार्यवाही तेज की गई। जबलपुर नाका और पीजी कॉलेज रोड क्षेत्र की जांच में 2 दुकानों पर 26,000 का चालान किया गया। वहीं एक दुकान से 32 पाव अवैध शराब भी मिली, जिसके बाद दुकानदार मिर्ची सिंधी को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल एसपी ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नशे का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई की है? ये लगातार सूचनाएं मिल रही थी, समाचार के माध्यम से भी जानकारी मिली थी कि जो गोगो एक सिगरेट वो नशा करने का जो एक लेवल रहता है, जिसमें ये भर के और नशा भर के और पीते हैं, जिसमें ड्राई स्नैक वगैरह भी हो सकती है, गांजा भी हो सकती है, तम्बाकू भी हो सकती है, ये भर के पी रहे हैं। ये सूचना पर जानकारी मिलने पर मुखबिर लगाए गए थे और मुखबिर की सूचना पर आज दबिश दी गई है। जबलपुर नाका क्षेत्र में 2 दुकानों में पान टम्पाल जो है, इनमें भारी मात्रा में गोगो और कोको मिला है और अमानक सिगरेट भी मिली है ब्लैक, जिसमें कोई चेतावनी नहीं है। इनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। एक के 20,000, एक पर 6600 फाइन किया गया है और ये प्रथम दृष्टया इनको सबको वार्निंग भी दी गई है। अगली बार अगर ये पाए जाते हैं कहीं भी, ये लगातार मुहिम जारी रहेगी पूरे शहर में, और जहाँ भी ऐसे बिक्री करते पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अगली बार करने पर इनको जेल भी भेजा जाएगा। पूर्व में भी सर इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी पाउडर को लेकर? हाँ, इस पर देवेंद्र पे मेरे समय में कार्रवाई हुई थी। इसमें यहाँ पर हम आए हैं तो कोटपाइक की कुछ धाराएं होती हैं और कोई भी टोबैको प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है उसको कुछ मार्कों के अंतर्गत सेल करना होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कार्रवाई के दौरान कि कुछ सिगरेट बेची जा रही है जो ब्लैक एक मार्केट में आती है ब्रांड के नाम से, वो एक अमानक सिगरेट है। उसके ऊपर जो नेसेसरी वार्निंग है वो नहीं है। उसके पैकेट के ऊपर 85% हिस्से पर अगर वार्निंग नहीं लिखी होती है तो वो अमानक प्रोडक्ट के रूप में आता है। तो वो अमानक प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक गोगो और कोको नाम से कुछ नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, वो भी अमानक है। तो उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है, चालानी कार्रवाई हो रही है अभी। और अगर इसके बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर कोर्ट की कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। सर, इससे पहले खाद्य विभाग ने क्यों ये कार्रवाई नहीं की, क्या वजह थी? अब संज्ञान में आने के बाद संज्ञान में आने के बाद उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। कार्रवाई की जा रही है सर। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और सोसाइटी फॉर्म में जानकारी मिली थी कि दमोह जिले में जगह जगह पान की दुकान पर और अन्य स्टोर्स पर एक कोई सब्सटेंस बेचा जा रहा है, उसको पेपर रोल के रूप में उपयोग कर रहे हैं बच्चे। तो जगह जगह आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से खबरें दिखाई थी, उस पर संज्ञान लेते हुए CSP साहब को निर्देशित किया था। इनकी टीम, कोतवाली की टीम, डॉक्टर साहब, ये सब लोग आए हैं, इन्होंने चेक किया है तो कुछ सब्सटेंस मिला है। कुछ गोगो के नाम से ऐसा पदार्थ है जिसको ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं तम्बाकू मिलाकर। तो इसकी जांच कराई जाएगी कि क्या इसमें कोई केमिकल मिला हुआ है, क्या इसको NDPS की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसकी पूरी जांच होकर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी डॉक्टर साहब ने जो फाइन लगाया है, फाइन की कार्रवाई अभी कर दी गई है और जो जांच के बाद जो आगे साक्ष्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई। सर, ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि सभी बच्चों को नशीले पदार्थों से दूर रहें, इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने अभी अभियान भी चलाया था, नशे से दूरी है जरूरी, उसी अभियान का हिस्सा भी है। और मैं अपील भी करता हूँ कि ऐसा कोई सब्सटेंस जितनी और दुकान। सरकार द्वारा मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए दी गई मुफ्त 108 एम्बुलेंस सेवा अब गोला मुंडा क्षेत्र में पूरी तरह फेल साबित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 28 ग्राम पंचायतों के मरीज गोला मुंडा सरकारी अस्पताल पर निर्भर है, लेकिन पिछले 3 महीनों से यहां एक भी परमानेंट एम्बुलेंस तैनात नहीं है। एम्बुलेंस कभी सड़क पर खराब पड़ी रहती है तो कभी गैरेज में महीनों तक रिपेयर के लिए बंद रहती है। कई बार तो मरीजों को धर्मगढ़ या चपरिया से एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, जिससे देर होने पर गंभीर मरीजों की स्थिति और खराब हो जाती है। गरीब मरीज तो सरकार की सेवा पर निर्भर है
उन्हें मजबूरी में महंगी प्राइवेट एम्बुलेंस या किराए के वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव दोनों बढ़ रहे हैं। सोशल वर्कर्स श्याम सुंदर अग्रवाल और शाउल मंगराज ने प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। स्थानीय जनता मांग कर रही है कि तुरंत गोला मुंडा अस्पताल में परमानेंट 108 एम्बुलेंस सेवा बहाल की जाए। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। आज 4 महीने हो गया, उस तरफ से कोई पेशेंट आएगा तो उसको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। ये एम्बुलेंस तो नहीं है और जो डिपार्टमेंट है उनको बोलेंगे हम लोग तो वो उनका बात ठीक नहीं है। देखो आ रहे हैं सब कुछ, वहाँ से 30 से 25 किलोमीटर तक है ब्लॉक, तो वहाँ पे तो पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन पेशेंट आने के बाद में उसका कोई इलाज नहीं है। और जो इलाज है तो पेशेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो गाड़ी है 108 एम्बुलेंस है, ये 108 का एम्बुलेंस का कोई ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे अग्निशमन विभाग गाड़ी है उसके साथ में ही सहायता है, और उसका साथ में कुछ भी सुविधा नहीं मिल रहा है। और जो कि स्टाफ है, स्टाफ का रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस एम्बुलेंस के लिए हम कलेक्टर महोदय को, सब कलेक्टर को, BDO सर को, ब्लॉक अध्यक्ष। गोला मुंडा हॉस्पिटल में बहुत सारे समस्याएं हैं। उनमें से अभी जो 4 महीने पहले एक एम्बुलेंस था, 4 महीना हो गया, यहाँ एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ पे कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है और स्टाफ नहीं है, ताकि लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं। हम लोग कई दफ़ा हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं, अपना बात रख चुके हैं ये डिपार्टमेंट थ्रूली, और लेकिन कोई भी हमारा बात को अभी तक नहीं सुने हैं। और गोला मुंडा हॉस्पिटल के बारे में कोई जो पदक्षेप लेना चाहिए थे नहीं लिए हैं। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि एक आंदोलन खड़ा करेंगे, ये आंदोलन के जरिए में हम लोग सरकार को अपना बात रखेंगे बोल के हम लोग सोच रहे हैं, और बहुत कम दिन में हम एक आंदोलन करेंगे और अपना समस्या को सामने में रखेंगे। नगर परिषद चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 2 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। जनरल इलेक्शन ऑफिसर शरद पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी 76 पोलिंग स्टेशनों पर ईवीएम की कमीशनिंग पूरी हो चुकी है। हर पोलिंग स्टेशन पर एक सेंटर प्रेसिडेंट, 3 पोलिंग ऑफिसर्स, 1 पुलिस ऑफिसर और 1 कांस्टेबल तैनात होंगे। कुल 397 पोलिंग कर्मचारी लगाए गए हैं। मुस्लिम बहुल इलाके में महिला पोलिंग ऑफिसर नियुक्त की जाएगी और एक सखी पोलिंग स्टेशन भी बनाया गया है। दिव्यांग वोटरों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी। पाटिल ने बताया कि 1 तारीख को पोलिंग स्टाफ का सामान वितरित किया जाएगा और बसों गाड़ियों से कर्मचारियों को पोलिंग स्टेशनों तक भेजा जाएगा। BLO वोटरों की सहायता करेंगे और मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक वोट दें। बुल्ढाणा से प्रवीण सपकाल की रिपोर्ट। बुलढाणा नगर परिषदेची जी सार्वत्रिक निवडणूक आहे, या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी दिनांक 2 तारखेला 2 डिसेंबर रोजी सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 या कालावधीमध्ये मतदान होणार आहे। या मतदानाची सर्व पूर्वतयारी बऱ्यापैकी झालेली आहे। मतदान केंद्रावर जे पाठवायचे जे ईव्हीएम आहेत ते ईव्हीएम ची कमिशनिंगची प्रक्रिया ही काल पूर्ण झालेली आहे। तसेच 1 तारखेला आपण मतदान केंद्रावर मतदान घेण्यासाठी जे मतदान कर्मचारी नेमतो त्यांचे साहित्य वाटप आणि त्यांना मतदान केंद्रावर 1 तारखेला इथून पाठवण्यात येणार आहे। आपले जे एकूण बुलढाणा नगर परिषदेची 76 मतदान केंद्र आहेत, या 76 मतदान केंद्रावर प्रत्येक मतदान केंद्रावर 1 केंद्राध्यक्ष, 3 मतदान अधिकारी, 1 पोलीस कर्मचारी आणि 1 शिपाई अशी रचना असणार आहे। आपण 1 तारखेला या ठिकाणी नगर परिषद कार्यालय जे प्रांगण आहे त्या ठिकाणी आपण साहित्य वाटप करून जे वाहतूक आराखड्यातील बस आणि जीप द्वारे आपण मतदान कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मतदान केंद्रावर बुलढाणा नगर परिषद। रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी राजीव भवन के सामने इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान विधायक ओमकार
साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री शुल्क वृद्धि आम जनता पर अनावश्यक बोझ डालने वाली है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार की नीतियों की निंदा करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं और आर्थिक कठिनाइयों को नजरअंदाज कर यह फैसला लिया गया है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि रजिस्ट्री शुल्क बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस और भी बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज ब्राह्मण समाज समिति ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि संतोष वर्मा की टिप्पणी समाज की सामाजिक मर्यादा, संस्कृति और परंपराओं को लक्षित करते हुए अत्यंत आपत्तिजनक और भड़काने वाली थी। इस पर संपूर्ण ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में व्यापक रोष फैल गया है। परशुराम सेना मध्य प्रदेश ने मांग की है कि आईएएस संतोष वर्मा के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए, जांच के लिए विशेष समिति बनाई जाए और दोषी पर कठोरतम कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही समाज से सार्वजनिक रूप से लिखित व मौखिक क्षमा याचना करवाई जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। सीलवानी से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट। जिले के मजौली ब्लॉक में मडवास आदिवासी बालक छात्रावास के अधीक्षक राघवेंद्र अहिरवार पर 3,30,000 रुपए के गबन का आरोप लगा है। यह मामला हरिलाल कोल पिता दौला कोल ने 3 नवंबर 2024 को जिला कलेक्टर सीधी से के समक्ष जनसुनवाई में दर्ज करवाया था। जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम मजौली आरपी त्रिपाठी की टीम ने 5 नवंबर 2024 को जांच की और रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन अधीक्षक पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतिरिक्त कार्रवाई न होने पर प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद 27 अक्टूबर 2025 को जिला कलेक्टर सीधी को 60 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। हरिलाल कोल ने कहा कि छात्रावास में बच्चों के साथ गलत व्यवहार और योजनाओं के लाभ न मिलने की शिकायतें लगातार दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब न्यायालय के आदेश के बाद देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन कार्यवाही करता है या छात्रावास की स्थिति यथावत बनी रहती है। सीधी से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। गणेश चौक इलाके में एक चोर लगातार तेल के डिब्बों को ही निशाना बना रहा था। यह तीसरी घटना है जिसे दुकान का सीसीटीवी कैमरा कैद कर चुका है। फुटेज में देखा गया कि युवक दुकान की बार बार रेकी करता है और 2-3 बार अंदर जाकर तेल के डिब्बों की जगह देखता है। जैसे ही दुकानदार ग्राहक में व्यस्त होता है, चोर झट से तेल का डिब्बा उठाकर बाइक निकाल जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि दुकान के बाहर पहले से ही एक ऑटो खड़ा होता है, जिसमें ऑटो चालक तुरंत चोर के बाहर निकलते ही फरार हो जाता है। यह पूरी घटना पलक झपकते ही अंजाम की जाती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन चोर अभी तक पकड़ में नहीं आया है। स्थानीय दुकानदार और लोग इस चोरी से परेशान हैं और प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट। जिले के कोटर थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें खेत में काम कर रहे ट्रैक्टर चालक वीर बहादुर सिंह के दोनों पैर कट गए। घटना उस समय हुई जब ट्रैक्टर में लगी चारा काटने वाली मशीन में उनका पैर फंस गया और मशीन ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि फसल डालते समय युवक का संतुलन बिगड़ा, जिससे वह हादसा हुआ। घायल को ग्रामीणों ने तुरंत मशीन से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल सतना पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताते हुए उन्हें रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। कोटर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग इस हादसे से सदमे में हैं और मशीन संचालक के दौरान सुरक्षा उपायों की कमी पर चिंता जताई है। सतना से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। सांसद जनार्दन मिश्रा ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ पत्र लिखकर उनकी जांच और अनुशासनात्मक
कार्यवाही की मांग की है। सांसद ने पत्र में बताया कि वर्मा ने सार्वजनिक मंच पर अपमानजनक एवं जातिगत टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा, जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को नहीं देता, आरक्षण जारी रहना चाहिए। सांसद ने इस टिप्पणी को प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण अभियान के प्रति नकारात्मक मानसिकता के रूप में देखा। इसके अलावा संतोष वर्मा पर पूर्व में महिला से मारपीट और न्यायालय में फर्जी राजीनामा पेश करने का मामला भी लंबित है। सांसद ने पत्र में अनुरोध किया कि वर्मा के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए और उनके अनुसूचित जाति वर्ग के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की जाए, जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। अब उनको बयान को तो सभी लोग आप जानते ही हैं, और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया वो बहुत ही घृणित है और समाज में द्वेष फैलाने वाला है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो आचार संहिता है उसके विरुद्ध है। दूसरा, वो एससी वर्ग के हैं, लेकिन आईएएस बनने के लिए उन्होंने एसटी वर्ग का प्रमाण पत्र लगा करके और एससी होते हुए एसटी वर्ग का लाभ लिया आरक्षण का। और तीसरा है, वो उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण अभी भी चल रहा है और उसमें जेल भी जा चुके हैं वो। और इस तरह से 3 बिंदुओं पर मैंने भारत सरकार को लिखा है कि इन 3 बिंदुओं की जांच कराई जाए और जांच के आधार पर। अभी के लिए खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।